विधानसभा के सभागार में देश के 3 प्रधानमंत्रियों के चित्र लगे थे। हाँ, जो चित्र लगे हैं उसमें डॉक्टर अम्बेडकर, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी का, गांधी जी का, और नेहरू जी के बाद सीधा इंदिरा गांधी का। आपकी बात तो बहुत जगहों पे मेरे को सही लगी। थोड़ा सा जो आजकल का जो युवा जो पढ़ रहा है मतलब इन सब चीज़ों के बारे में, या फिर जैसे somebody like me who has like very much interest है आपके दौर के समय में 1980s 70s 60s के टाइम पे इंडिया को जानने का, उसको आपकी सोच से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इतना कॉस्टली फ्लावर आता है, पूछिए में क्यों नहीं बैन होता है ये। बात तो सही है सर। और सरकारों को सीधा हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में क्रांति लानी चाहिए। मैक्सिमम पैसा सरकार के बजट का यहाँ है। हमारी कल्चर तो ये कहती थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में चाइना के लोग पढ़ने आते थे, बाहर के लोग पढ़ने आते थे। हमारी यूनिवर्सिटियाँ विश्व प्रसिद्ध थी। अगर हमारे बच्चे भिखारियों की तरह बाहर पढ़े। Hi everyone, this is your host Abhinav Kumar and this is Anjana Podcast. Today with us we have a very renowned politician from Delhi, and also he's the most loved Vidhan Sabha speaker from Delhi. We have with us Shri Ram Nivas Goyal ji. नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, थैंक यू, आई एम फाइन। मैं राम निवास गोयल, फॉर्मर स्पीकर दिल्ली विधानसभा, अंजना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। अनुपम जी और साथ बैठे हैं उनको भी नमस्कार। गौतम जी जो बहुत पुराने परिचित हैं उनको भी नमस्कार। अंजना जी को भी नमस्कार, पूरी टीम को नमस्कार। पूछे अनुपम जी, क्या पूछना चाहते हैं? थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये मौका देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद हम आपका, क्योंकि हमें लगा नहीं था कि हम इतनी जल्दी आप जैसे किसी को बुला पाएंगे, इतने रिनाउंड पॉलिटिशियन को अपने साथ यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर दैट, एंड दर्शकों के लिए भी कमेंट्स को थैंक यू बोल देना, है ना? जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरी टीम का धन्यवाद। थैंक यू सर। तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा आपके निजी करियर को लेकर है और निजी पर्सनल लाइफ को लेकर भी है। सर आप पहले आरएसएस में थे, फिर आपने आरएसएस से अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करा, फिर आप बीजेपी में गए। उसके बाद बीजेपी में जाने के बाद आप कुछ साल बाद दोबारा आम आदमी पार्टी में आ गए, जो रिलेटिवली भारतवर्ष के लिए थोड़ी सी नई पार्टी है। तो सर ये शिफ्ट क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ जो आपको लगा कि आपको शिफ्ट करना चाहिए अपनी पार्टी को? तो सर दर्शकों के लिए आप शुरू से बताइए, जब आप आरएसएस में थे। देखिए, मैं दिल्ली में 1964 में आया था। जी। उस वक्त मैं 9th का स्टूडेंट था। 9th पास करके दिल्ली में आए थे। 9th में दोबारा यहाँ एडमिशन मिला था। जी। और वेलकम कॉलोनी जो झुग्गी क्लस्टर कॉलोनी है, वहाँ हम लोग रहते थे। ये 1967 की घटना है, व्हेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो फाउंडर जनरल सेक्रेटरी थे जनसंघ के, जी। मुगल सराय पर उनकी हत्या हुई चेन में, और उनके विषय में 2-3 दिन तक अखबारों में आता रहा। अखबारों को पढ़ा कि बहुत ही सादा जीवन, उनकी टैक्सी में 100 रुपये, 2 धोती कुर्ता, 1 टॉवल के अलावा कुछ नहीं मिला। ये पढ़ कर के उनकी जीवनी के विषय में जानकारी लूँ, ये एक जिज्ञासा मन में थी। उनकी कुछ पुस्तकें पढ़ी, पढ़ते हुए मेरा झुकाव संघ की ओर हो गया, आरएसएस की ओर। और मैंने आरएसएस के लिए काफ़ी काम किया। आपातकाल में मेरे पिताजी, एक भाई, दोनों बंद रहे, तीसरा छोटा भाई वो सत्याग्रह करके जेल गए। 18 महीने वो जेल में रहे। मैं अंडरग्राउंड रह कर के मेरे जिम्मे जो काम लगा कि कुछ घरों से राशि एकत्रित करना था, और कुछ जो फाइनेंशियल कमज़ोर घर के लोग थे और जेलों में अरेस्ट होकर चले गए थे, उनके घरों पर राशि भेजना, ये मेरे जिम्मे काम लगा था। और ये आदेश था कि आपको अरेस्ट नहीं होगा। उस समय को जैसे तैसे निकाला। इमरजेंसी में मेरी दुकान, हमारा सब कुछ, मेरी फैक्ट्री थी, सब हम सड़क पर आ चुके थे। उसके बाद 5 साल मैंने रेस्ट लिया। 1980 तक पॉलिटिक्स में या किसी संघ के किसी भी खाने में भाग नहीं लिया। उसके बाद धीरे धीरे फिर शुरू हो गए।
संघ के विभिन्न दायित्व मुझ पर रहे, मंडल कार्यवाह से लेकर के नगर कार्यवाह तक, विश्व परिषद विभाग जिम्मेदारी रही मेरे पास। और संघ ने 93 में मुझे बीजेपी में भेज दिया। संघ ने अपनी पद्धति के अनुसार 93 में मुझे पहले चुनाव हुए। नवंबर में विधायक का टिकट मिला शाहदरा विधानसभा से, और मैं लगभग 15,000 वोटों से विजयी रहा। 98 में मेरा टिकट रिपीट नहीं हुआ। संगठन में जो भी काम रहे होंगे चलते रहे, लेकिन मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। मैं 3 बार 98 से लेकर 2013 तक शाहदरा जिले का अध्यक्ष रहा। शाहदरा जिले में 5 विधानसभाएं आती हैं, आज भी वो जिला एज इट इज। अन्ना हजारे आंदोलन रामलीला मैदान में आरंभ हुआ, और उस आंदोलन में आरएसएस, जनसंघ, आम जनता ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। हम भी वहाँ जाते थे, और उस दौरान कुछ लोगों से परिचय हुआ, और ये बात आई, हमारा एक कांवड़ कैंप लगता है 29 साल से दिल्ली यूपी बॉर्डर पर। आशुतोष जी, संजय सिंह जी, लोगों ने कहा कि रामनिवास जी कुछ भोजन व्यवस्था आपका कांवड़ कैंप लगाते हैं आप लोग, जानकारी में आया आप यहाँ भोजन व्यवस्था कर दें। तो हमने वहाँ रामलीला मैदान में भोजन व्यवस्था की, रोटी बनाने की मशीन वगैरह ये सब। वो चलता रहा जब तक आंदोलन चला। उस दौरान परिचय हो गया, मंच पर सबको सुनने का अवसर मिला, और जो कई चीज़ें थी जो 93 में मैं विधायक रहा पूरी नहीं कर सका। विशेष रूप से 2 बातें जो जनता से जुड़ी थी, एक बात विधानसभा से जुड़ी थी, और तीनों मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को, दर्शकों को बताना चाहता हूँ। ठीक है। मैं जब विधायक बना, जो विधानसभा से रिलेटेड चीज़ थे, विधानसभा के सभागार में देश के 3 प्रधानमंत्रियों के चित्र लगे थे। वहाँ जो चित्र लगे हैं उसमें डॉक्टर अम्बेडकर, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी का, गांधी जी का, और नेहरू जी के बाद सीधा इंदिरा गांधी का और राजीव गांधी का। अब भी जाएंगे, जो क्रम में ये चित्र लगे हुए हैं वो उसी क्रम में है, लेकिन इनमें से लाल बहादुर शास्त्री का चित्र गायब था जी। वो इंदिरा गांधी से पहले प्रधानमंत्री बने थे। किस कारण, किस सोच से वो चित्र नहीं लगाया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा, ना मेरे स्वभाव में है। लेकिन मैं लाल बहादुर शास्त्री जी का व्यक्तिगत तौर पर फैन हूँ, कई कारणों से। उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, जय जवान जय किसान, देश को अनाज के लिए निर्भर करना, आत्मनिर्भर करना, मेरे मन पर कहीं उनकी छाप थी। तो मैंने ये बात तत्कालीन मुख्यमंत्री मदन खुराना जी से रखी। राजनीतिक दृष्टि से भी लाभ रहेगा। कांग्रेस ने चित्र नहीं लगाया, बीजेपी वालों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री का चित्र लगा दिया, और 2-3 बार बात हुई, खुराना जी थोड़ा सा नाराज हुए, आपको चित्र लगाने की पड़ी है, क्या हुआ इससे। तो मन में बड़ा अजीब सा द्वंद्व पैदा हुआ। मैं भी थोड़ा सा ऊंचा नीचा बोला। और दूसरा, उस दौरान जो मेरा अपना जीवन झुग्गी क्लस्टर से शुरू हुआ था, और मैं 73 में पिताजी ने विवेक विहार में मकान लिया, तो वहाँ शौच के लिए, टॉयलेट के लिए सार्वजनिक शौचालयों में जाते थे, और 93 में भी वही स्थिति थी।
सार्वजनिक शौचालय थे वो फ्लश नहीं थे, बड़ी दिक्कत होती थी। तो उसके लिए बातचीत की कि इनके शौचालय निःशुल्क कर दिए जाएं। 1 रुपया उस वक्त लिया जाता था, उनको फ्लैश सिस्टम से बनाए जाएं। तो नहीं हुए उस वक्त। कई बार मैंने लिखा भी, कई बार आग्रह भी किया। दूसरा कारण था, मेरा 2 विषयों पर बहुत लगाव रहता है, हेल्थ पर और एजुकेशन पर। एजुकेशन के विषय में आज भी कंट्री में दिल्ली को छोड़कर पूरे भारत में एजुकेशन का वही सिस्टम है जो आज़ादी के बाद था। इन बिटवीन आज़ादी के बाद पब्लिक स्कूल बीच में आ गए और आज पब्लिक स्कूलों में बहुत बोल बना है। पब्लिक स्कूल नर्सरी क्लासेस से शुरू हुए, प्री नर्सरी और नर्सरी, प्ले स्कूल। जी। बहुत गंभीर विषय है, इस पर देशवासियों को चिंतन करना चाहिए, मीडिया के लोगों को भी चिंतन करना चाहिए। एक और मेरी जेब में जो पैसा है तो मैं बच्चा पब्लिक स्कूल में एडमिट करा देता हूँ। वहाँ नर्सरी से क्लासेस शुरू हो जाते हैं, 3 साल की उम्र से। मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, 3 साल का बच्चा जा रहा है, 4 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, ना मैं पब्लिक स्कूल का विरोधी हूँ। 3 साल का बच्चा जब जाता है तो 1 2 3 सीख जाता है, ABCD अक्षर पहचानने लगता है, फलों के फोटो पहचानने लगता है। इन सब से ऊपर उसको सामाजिकता आ जाती है। जी। कोई बनिए का बेटा है, कोई ब्राह्मण का बेटा है, कोई जाट का है, कोई गुजर का है, या कोई और शेड्यूल कास्ट का बच्चा है। वो बच्चे तो वो समझते नहीं, मासूम होते हैं, उनका सोशल दायरा, वो साथ बैठ करके एक दूसरे से दोस्ती होती है। तेरी मम्मी ने क्या भेजा है, उसके डिब्बे में से कोई पसंद की चीज़ें खा लेते हैं। यानी जात पात से ऊपर हैं वो बच्चे। जी। दूसरी ओर यहाँ मैं सरकारी स्कूलों की बात करूँ, आज भी आज़ादी के 77 साल बाद भी हम कितनी सामाजिकता की बात कर लें, सबका साथ सबका विकास बात कर लें, जी। कितना ही बराबरी के दर्जे की बात कर लें, लेकिन सरकारी स्कूलों में बड़ा दुख होता है। 5 साल के बच्चे को एडमिशन, मुझे नहीं मालूम कि आपने सरकारी स्कूलों से अध्ययन किया है या प्राइवेट से। मैंने सरकारियों से किया। जी। वहाँ अब ये बहुत बड़ा गैप है कि 5 साल का बच्चा हो जाए वो सरकारी स्कूल में जाएगा जिस माँ बाप की जेब में पैसा नहीं। पैसे वाले का बच्चा 3 साल का एजुकेशन ले लेगा, तो सरकारी स्कूल में जाने वाला बच्चा वो कभी जीवन भर उसको कंप्लीट नहीं कर सकता। पब्लिक स्कूल में जाने वाले बच्चे, जी। तो वो ऑलरेडी 2 साल पीछे हो गया, उसको 1 2 3 पहले आ गया, उसको इंग्लिश के वर्ड्स की पहचान पहले हो गई, हिंदी के वर्ड्स की पहचान। क्यों नहीं सरकारी स्कूलों में आज़ादी के 77 साल बाद भी 3 साल के बच्चे को क्यों नहीं प्रवेश देते? ये दूसरा क्वेश्चन मेरा उस वक्त था, ये भी स्वीकार नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप मैं 2015 में चुनाव लड़ा, उसके बाद ये दोनों चीज़ें केजरीवाल जी से मांग की, बातचीत की, मनीष जी से बातचीत की। आज झुग्गी क्लस्टर में जाए, सभी शौचालय फ्लैश के बने, फ्लैश सिस्टम है और निःशुल्क है, पैसा नहीं लगता। आप कहेंगे निःशुल्क क्यों है, वो पैसा नहीं, लोगों से पैसा क्यों ना लिया जाए? बहुत कुछ कहा जाता है, फ्री बीज ये और वो। झुग्गी क्लस्टर के लोगों के बीच में जाना चाहिए। घर में 4 लोग हैं और अब तो रेट उन्होंने बढ़ा दिए थे, 2 रुपया 3 रुपया कर दिया गया था। और दिन में 1 बार जाए, महीने में 100 बार देना, 100 रुपया देना पड़े, 4 लोग 400 रुपये महीने का हो गया। जी। कितने ही शौचालय आप बना लीजिए, फिर भी 30-40% लोग वहाँ 400 रुपये महीना देना पड़ेगा। रेलवे लाइन के नीचे, सड़क के किनारे, पेड़ की ओट में, खुले में शौचालय जाते थे। बंद नहीं हुआ खुले में जाना। जी। अब वहाँ कितनी सुविधा दे लें, पैसा लेंगे, बंद नहीं।
आज शुल्क हटने के बाद वो बंद हो गया। पोल्यूशन, गंदगी, ये सारा, लोग बाग, महिलाएं 4 बजे अंधेरे में उठ के जाती थी रेलवे लाइन। यही एक रहता था कि मुझे सोच जाना है, 4 बज गए जाऊं, दिन निकल आएगा। अब वो निश्चिंत है। तो 2 मांगे थी, इस कारण मेरा उस वक्त इसमें थोड़ा रुचि नहीं थी। कुछ थोड़ा सा सरकार की 1-2 चीज़ों पर लेकर मांग करने के कारण, आलोचना करने के कारण उस वक्त तो टिकट से वंचित रहा। लेकिन मेरी विचारधारा के नज़दीक जो मेरी पर्सनल विचारधारा थी, जो मैंने दीनदयाल जी को पढ़ा, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को मद्देनजर रखकर सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए। ये दीनदयाल जी का ब्रह्म वाक्य था। लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन दैट क्यू। सरकार को अपना बजट उन लोगों को मद्देनजर रखकर बनाना चाहिए। इस बात को मैंने रखा सरकार के सामने। 14 फरवरी 2015 की घटना है। पहला बजट आम आदमी पार्टी का आ रहा था और वो आज तक इसको मद्देनजर रखकर काम किया। तो इन मतभेदों के कारण और इनके भाषण सुनने के बाद गांधी जी का राम राज्य मैंने पढ़ा है, दीनदयाल जी का अंत्योदय मैंने पढ़ा है। कहीं ना कहीं मन पर विनोबा भावे की बहुत छाप है। और केजरीवाल जी की कुछ पुस्तकें मैंने उस दौरान पढ़ने को मिली। और इसी कारण मैंने विचारधारा की दृष्टि से नज़दीक पाया। 2013 के इलेक्शन थे दिल्ली विधानसभा के। मुझे अप्रोच किया गया, घर भी आए। मैं उस वक्त बीजेपी का जिला देखता हूँ, दायित्व था मेरे पास। मैं 2013 का भी चुनाव लड़ सकता था, लेकिन मेरे मॉरल ने, मेरी अपने आत्मा ने स्वीकार नहीं किया। संजय सिंह जी ने, आशुतोष जी ने आग्रह किया, घर आए, कि हमने डिसाइड किया आप चुनाव लड़ें 2013 में। मैनेजमेंट जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी है मेरे पास। भाजपा की टिकट मिलता है नहीं मिलता, मेरे लिए वो सेकेंडरी चीज। लेकिन मैं जिम्मेवारी बीच में नहीं छोड़ूंगा। हाँ, विचारधारा की दृष्टि से मैं आम आदमी पार्टी के अपने आप को बहुत नज़दीक पाता। इस चुनाव के बाद मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर, क्लियर मैंने उनको बोला। उसके बाद उन्होंने दबाव भी नहीं बनाया और 2013 के चुनाव का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद सरकार नहीं बनी थी। बनेगी या नहीं बनेगी ये मेरे लिए कोई विषय नहीं था। और 29 सीटें आई थी आम आदमी पार्टी की। सरकार बनने की दूर दूर तक संभावना नहीं थी। मैंने आम आदमी पार्टी, उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल जी थे, मैं उनके पास गया और मैंने 2 लाइन का इस्तीफा दिया और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद किसी से कोई कंडीशन या कोई बातचीत में केजरीवाल से मिला भी नहीं था। ज्वाइन करने के बाद घर बैठे रहे। 6 महीने के बाद इन्होंने अप्रोच किया कि आपको इस बार इलेक्शन लड़ना है। 2014 के चुनाव में तैयारी की, तैयारी में लग गया। 2015 में विजयी हो गया। 2020 में फिर टिकट मिला, फिर विजयी रहा। मैंने तीनों चुनाव जो बीजेपी से लड़े, तो आम आदमी पार्टी से, शादरा विधानसभा से लड़े। मैंने कोई कभी विधानसभा छीन नहीं। ठीक, यहाँ रहते हुए मुझे 52 साल हुए। मेरे घर जैसा यहाँ है। कारण जो आपने पूछा, मेरी संक्षिप्त यात्रा वो जानकारी मैंने आपको दी। एक चीज़ और इसमें जोड़ रहा हूँ तुमसे, कि राजनीति मेरे लिए कभी कुर्सी प्राप्त करने का साधन नहीं रहा। मेरा जीवन मैक्सिमम समाज सेवा में बीता है, शुरू से लेकर आज तक। मैं RSS में था तब मैं
आरएसएस का एक स्कूल है यहाँ पर, गीता बाल भारती रघुवरपुरा में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ का मैं प्रबंधक रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा कि एजुकेशन पर मेरा बहुत जोर रहता है। जी। वहाँ बहुत सुधार किए, समाज सेवा में भी बहुत रुचि है। 29 साल से दिल्ली के बॉर्डर पर हमें खावड़ियों की सेवा में खावड़ कैंप लगाते हैं, बहुत बड़ी टीम है हमारी। हरिद्वार से चलने के बाद 20 किलोमीटर की दूरी पर भी पिछले 13 साल से खावड़ियों की सेवा कैंप लगा रहे हैं। समय समय पर हर 2 साल में विजय कौशल महाराज जी, वो भी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं कभी। आज देश में राम कथा के वाचक हैं, पूरे विश्व में उनका नाम है, उनके फॉलोवर्स हैं। लगभग 24-25 बार देश में विदेशों में और पूरी दिल्ली में हम कथा करवाते रहते हैं। तीसरा, हमने सन 2000 में महाराज अग्रसेन सेवा संघ के नाम से निःशुल्क एम्बुलेंस आरम्भ की। एक एम्बुलेंस हमारी पेशेंट के लिए है जी। 5 एम्बुलेंस सवान के लिए। हम हरिद्वार तक, गढ़गंगा तक, पूरी दिल्ली में, एनसीआर में कॉल आने पर अपने वाहन भेजते हैं निःशुल्क में, कोई शुल्क नहीं। 4 ड्राइवर है हमारे पास। मैं जीटीबी हॉस्पिटल का चेयरमैन भी रहा हूँ, जी। जो मैं विधायक था। दिल्ली फायर सर्विसेज का चेयरमैन भी रहा हूँ, जो 93 में मिले था। तो दिल्ली हॉस्पिटल, जीटीबी हॉस्पिटल का चेयरमैन रहने के कारण मुझे मेडिकल लाइन में लोगों को क्या क्या परेशानी आती, उनका मैंने अध्ययन किया। उसी अध्ययन के आधार पर 2010 में हमारे ट्रस्ट ने, महाराज अग्रसेन सेवा संस्थान, एक नया ट्रस्ट बनाया। ये भवन बना हुआ खरीदा और आज यहाँ हर प्रकार की मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध, बिल्कुल सर। हर प्रकार की। इसी बात पे आ रहा था कि आप आज हम जहाँ पे बैठे हैं, मैं सारे व्यूअर्स को बता दूं कि सर इस हॉस्पिटल के एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रस्टी हैं। और सर इसी हॉस्पिटल के बारे में बता रहे हैं हम सबको कि 2010 में इस हॉस्पिटल की शुरुआत हुई और आज भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इलाज डेली बेसिस पे होता है। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल जी। इलाज ही नहीं होता। जी। हमने बेसिकली तो शुरू किया था डायग्नोस्टिक सेंटर, उसमें स्टेप बाय स्टेप हम बढ़े। ब्लड की जांच, खून की जांच, सूल की जांचें हमने शुरू की थी। फिर उसके साल भर बाद अल्ट्रासाउंड शुरू किया। ठीक। हमने एक्सरे मशीन, डिजिटल एक्सरे शुरू किया। फिर और आगे बढ़े और हमने सिटी स्कैन, सीमेंस की मशीन 1.5 करोड़ का परचेज किया जी। और सिटी स्कैन ये उपलब्ध है। हार्ट के दृष्टि से आज हमारे यहाँ टीएमटी और एको दोनों यहाँ होते हैं। फिर और आगे बढ़े, डेंटल, हमारे पास 2 चेयर हैं, डेंटल शुरू किया। डेंटल का एक्सरे मशीन भी लगाया और फिजियोथेरेपी भी हमने आरम्भ किया। इसके साथ साथ आज 4 साल हो गए सभी एमडी डॉक्टर रखे, और एमडी डॉक्टर हमसे क्या लेते हैं वो अलग विषय है, जी। लेकिन हम पेशेंट से कुल 200 लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर भी हैं, अपनी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर भी हैं, अन्य हॉस्पिटल्स के भी, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर हमको यहाँ समय देते हैं और ये ओपीडी बहुत अच्छी हमारी यहाँ चल रही। इसके बाद 2019 में हमने बड़ी बिल्डिंग खरीद ली। लोगों की 2 चीज़ों के लिए मांग रहती थी बाहर, आउटफॉल बहुत ज़्यादा है। डायलिसिस की लोगों को बहुत परेशानी। दूसरा, मैटरनिटी होम की प्राइवेट में जाते हैं, बहुत मोटे पैकेज हैं और बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो जाए ये तो संभव ही हो गया है और उसके कारणों में मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ। सर्जरी, जाते ही सर्जरी होती है, बच्चा होता। हमारा मोटिव ये है, हमारी कार्यकारिणी ने, ऑफिस गर्ल्स ने तय किया कि मैटरनिटी होम खोला जाए और अच्छे स्टैंडर्ड का 5 स्टार।
और उसमें हमारी प्रयास ये रहे कि सर्जरी ना करनी पड़े, नॉर्मल डिलीवरी हो। मजबूरी में सर्जरी करें, जी, ऐसा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो कि और होना भी ये चाहिए जी। कि हमारा मैटरनिटी होम बन गया है, 20 बेड है, क्या बात। और इसमें हम मई के आखिर में इसकी ओपनिंग करने जा रहे हैं। इसमें हमने और भी सुविधाएं रखी हैं। डायलिसिस तो हम नहीं रख सके अभी, और डायलिसिस अभी हमने तीसरा प्लॉट इवास हॉस्पिटल के सामने ले लिया है, हमारा ट्रस्ट उसमें जुड़ गया है। तो हम ये कह सकते हैं सर कि आपका जो हॉस्पिटल है ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है सभी लोगों के। ये बिल्कुल यहाँ यानी एक विंडो पर आपको ब्लड टेस्टिंग से लेके एक्सरे सब, MRI, CT स्कैन, ये सब चीज़ें, सब सुविधाएं उपलब्ध। जी सर, इसी से मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने ये लोगों के लिए एक हॉस्पिटल बनाया जिसमें लोग आके बहुत कम दाम में, जो बाहर के प्राइवेट हॉस्पिटल के दाम है उससे कम में अपना इलाज करवा सकते हैं, पर इसमें एक चैलेंज भी मेरे को जो लगता है कि जो दवाइयाँ हैं, जो कुछ जैसे डायलिसिस आपने बोला उसमें कुछ दवाइयाँ जो 15-15 हज़ार रुपये का एक डोज लगता है, तो वो कैसे टैकल कर रहे हैं, ये चैलेंज कैसे आप पूरा कर रहे हैं? देखिए, यहाँ काउंटर पर रिसेप्शन पर हमने डायरेक्शन दे रखा। जी कोई बहुत आपको ये लगता है बातचीत से कि बहुत गरीब आदमी कोई आया, जी कपड़ों से, जूतों से, चप्पल से, उसका 5,000 का बिल बैठा, वो कहता है कि मैं इसके पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं। हमने उनको रिसेप्शन पर डायरेक्शन दे रखी है कि सेक्रेटरी को फ़ोन करें और सेक्रेटरी से उसकी बात कराएं, जी कितने वो दे सकता है, कितने नहीं, क्या डिस्काउंट उसको देना है, वो डिस्काउंट देते हैं। जी हमारे जो ट्रस्टी हैं उन्होंने एक एक्स्ट्रा फंड बना रखा। ओके उन्होंने बोल रखा है कि मैं साल में, तो ट्रस्टी जो बन गया वो एक बार लाइफ लॉन्ग रहता है, उससे इन बिटवीन पैसे नहीं लेते। ओके लेकिन कुछ ट्रस्टी ऐसे हैं जो मेडिकल लाइन में लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, जी तो उनकी तरफ से ये सुविधा ट्रस्ट को मिली हुई है कि जिनसे कभी कोई दिक्कत हो तो हमसे पैसा ले सकते लोगों की सुविधा के लिए। एक वो एडिशनल फंड बना हुआ है, उनसे ईयरली मंथली बेसिस पर पैसा काम चलता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी पेशेंट को दिक्कत आई हो, परेशानी हुई हो। जी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बिल्कुल सर। अभी कोरोना के दौरान CT स्कैन लोगों ने जहाँ 6-6 हज़ार रुपये लिए, जी हमारी कॉस्ट 2,000 रुपये आ जाती, हमने CT स्कैन 2,000 में ही किया। कुछ लॉस हुआ, ट्रस्टियों ने भरा। उस वक्त कंसंट्रेटर का नाम आपने सुना है, जी ऑक्सीजन देने के। हाँ जी हाँ जी बेटा बाप को पसंद नहीं करता था, उस वक्त मिलना पसंद नहीं करते थे। 50 कंसंट्रेटर हमने लिया, जी कुछ डोनेशन में आए लोगों से, कुछ लिए। आज भी वो कंसंट्रेटर, कोई बुजुर्ग है उसको ऑक्सीजन देनी है, हॉस्पिटल में एडमिट है के बड़ा बिल बैठता है, तो कंसंट्रेटर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। क्या बात है सर। 5,000 रुपये सिक्योरिटी भी हमने अब तय किए, पहले नहीं लेते जी कि लोगों ने कुछ उन्हें वापस ही नहीं किए, पड़े हुए हैं, फ्री खाया हुआ। जब ये चीज़ नंबर ऑफ कंसंट्रेटर ऐसा बढ़ता चला गया, 4 हुआ, 4 से 8 हो गया, 10 हो गया, वापस नहीं आए, जी साल हो गया, तो उनको फ़ोन करके बोला 5,000 रुपये सिक्योरिटी जमा करा के और अपने एप्लीकेशन दे के जाओ, हम 3 महीने में वापस कराएं। आपको लगता है 3 महीने से ज़्यादा की ज़रूरत है, अपने एप्लीकेशन रिन्यू करो, हमें कोई प्रॉब्लम। क्यों? उसको कंसंट्रेटर ऑक्सीजन देने के लिए साल 2-2 साल जरूरत पड़ती है। जी अस्थमा के पेशेंट को सवेरे शाम लगाना पड़ता। तो सारी सुविधाएं हम यहाँ जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वो करते हैं। हाँ, डेड बॉडी रखने के लिए फ्रीज़र भी हमने 2 यहाँ उपलब्ध करवा के निःशुल्क। हमारी एम्बुलेंस छोड़ के आती है उनके घर पर, उसकी ड्यूटी है यहाँ छोड़ कर जाए वापस। जी लेकिन वो लोग छोड़ जाते हैं कि अपने घर में कोई स्थान नहीं होता इतना बड़ा रखने का, और रखना भी पसंद नहीं करता,
तो अगले दिन ही हमारे पास वापस आ गया था। तो मेडिकल लाइन में अभी हमने जैसा भी कहा, तीसरा प्लॉट हमने इवास हॉस्पिटल के सामने लिया। हमारी संस्था वहाँ संस्था के साथ जुड़ गई है। जी सर, आपके साथ एक और मतलब ट्विटर पे हम पढ़ रहे थे जब, तो ये था कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने आपको एक गाइड की तरह देखा है, मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि आप उनके गाइड हैं। तो आप जैसे अभी हमें बता रहे हैं, आपके साथ हमारे साथ सोच अपनी बांट रहे हैं, तो क्या वो भी सोच से प्रभावित है या फिर आप उनको कुछ और बताते हैं? कैसा है आपका बॉन्ड उनके साथ? नहीं, जैसे मैंने कहा कि मुझे अरविंद जी से मिलकर की सोच पे जो शौचालय इस्तेमाल करते हैं प्लस के बन गए। जी हम 2 रुपये उनसे चार्ज करते हैं जी जो सफाई करते हैं। और उसका रिजल्ट ये है कि लोग बाग अभी भी सड़क के किनारे बैठते हैं, रेलवे लाइन के किनारे बैठते हैं, उसको निःशुल्क खाते हैं। तो रामैया जी मैं कैलकुलेट करके ले गया था सब, ये 2 रुपया आता है, उसकी सारा चार्जेस हमको देना पड़ेगा, सरकार पे बोझ पड़ेगा। मैंने उनको बताया सारा दिल्ली में कितने शौचालय हैं, कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, उनकी सैलरी आप जोड़ रहे हैं। तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त मुझे याद है 150-200 करोड़ रुपया जी साल का खर्च होगा। इससे ज़्यादा हमारा वो गंदगी साफ़ करने में सड़क के किनारे होती है वो हो जाता। उनके समझ में आया, उन्होंने कैलकुलेट किया और कुछ कंपनियों को ठेका देती है और जिस कंपनी के एम्प्लॉय सारा काम करते हैं, देखते हैं। ऐसे मैंने एजुकेशन के लिए बात की, तो मैं 1 सेकंड नहीं लगा, ये अच्छा सुझाव है। आज दिल्ली सरकार के लगभग 450 स्कूलों में जी नर्सरी क्लासेस दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शुरू हैं। तो ये कई चीज़ें उनसे हमको सीखने को भी मिली। जब बिजली सरकार बनी, बिजली माफ़ करेंगे 200 यूनिट तक, 400 यूनिट वालों को हाफ देंगे। मुझे पहला एक्सपीरियंस था, मैं गया उनके पास, नहीं सरकार और भी कुछ कर पाएगी, सारा कैलकुलेट करके ले गया, इतना सरकार पर बोझ पड़ेगा, ये और वो है, फलाना ढिमका। सुना उन्होंने शांति से। फिर उन्होंने जो अपना पूरा इतिहास रखा, मैं खुद हैरान था कि अरविंद जी ने इतना अध्ययन किया हुआ इस पर। कि रामैया जी उस वक्त 2015 की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में हमारे बिजली के स्लैब में जो 100 यूनिट फूकता है हम उससे 2.5 रुपये लेते हैं। जी 100 का 150 का हो जाता है, 50 पैसे बढ़ जाते हैं, मानो हो गए। हाँ जी वो तो है। 300 हो गया तो 50 पैसे बढ़ जाते हैं। अल्टीमेटली 7 रुपये तक जाती है हाईएस्ट। 7 रुपये वो है जिसकी कोठियाँ ऐसी चाहिए, लेता लीजिए। और जो गरीब तबका है वो अपना मैक्सिमम तो जा ही नहीं सकता, मिनिमम पे गुजारा करता है। वो तो देखता है अगर 200 यूनिट पहुँच गया तो मेरा बिल यहाँ तक पहुँच जाएगा, 200 से कम रखूँ तो 2.5 रुपये यूनिट आएगा, 200 हो गया तो 3 रुपये यूनिट आएगा। क्या तो 3 रुपये यूनिट वाले आपको बिजली बचा के देंगे जब उनको पता है कि मेरा 200 यूनिट पर बिल फ्री आएगा। जी तो जिसका 250 आता था वो 200 ले आएगा, जिसका 75 आता था 275 वो 200 से नीचे लाएगा। ये समझे? बिल्कुल, मतलब सबका फायदा हो रहा है तो फिर सबका फायदा हो रहा है। वो हमको बिजली बचा के देंगे, 2 रुपये वाली, 2.5 रुपये वाली, 3 रुपये वाली, जी और मैं उसको 7 रुपये में बेचूंगा। हाँ जी, मतलब ये प्रॉपर एक बिजनेस मॉडल सोचते बिजनेस मॉडल, इम्प्लीमेंट करा था। बिजली की कमी दूर, बिजली जाती नहीं, कोठे वालों को पूरा दिन एसी चलाओ बिजली मिलती है, और उन लोगों ने बिजली हमको बचा के दे दी। जी 6% बिजली बचा के दी, 6%। क्या बात है सर। और वो बिजली दिल्ली की डिमांड पर पूरा था। जी सर। तो उनका दिमाग अपने आप में इन सब चीज़ों को बारीकी से सोचता है, समझता है, और वो करते आए हैं, बोलते भी आए हैं मेरे विषय में। मैं उनके हमेशा आभारी रहा हूँ उनका। फिर जितना मैं समझ पाया हूँ आपको आम आदमी पार्टी को
हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को। हम आपकी सोच थोड़ी, मतलब जितना मैं समझ पाई कि मैंने अपने स्कूल लाइफ में और कॉलेज में भी बहुत एसएसटी को पढ़ा है, मतलब इतिहास पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है एज अ मेरा मेन सब्जेक्ट। तो उसमें भी ऐसी बातें थी, मतलब जो उस टाइम के रशिया के या फिर इन सारी कंट्रीज से जहाँ पे पीपल फर्स्ट पार्टीज होती थी, उनको बोलते थे कि लोगों को पहले रखना चाहते हैं वो, कि लोग पहले सही रहेंगे तो देश का भी वैसे ही बढ़ोतरी होती रहेगी, अगर लोग ही कुछ नहीं रहेंगे तो नहीं रहेगा। तो यही मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का भी मोटो था, आपका भी यही मोटो, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ आपकी लाइफ स्टोरी से कि आपने भी शादरा में लोगों की हेल्प करने की कोशिश करी, अभी भी हॉस्पिटल से भी आप लोगों की हेल्प ही कर रहे हैं। तो आपका क्या सुझाव है इस चीज़ पे कि लोगों को आगे चल के भी यही चीज़ को फॉलो करना चाहिए या फिर कब चेंज करना चाहिए या फिर बैलेंस बनाना चाहिए दोनों के बीच? देखिए, मैं व्यक्तिगत मुझसे पूछे, जी मैं कैपिटलिज्म के भी विरुद्ध हूँ। जी कुछ तो माहौल हमारे देश में वो बल रहा है। मैं प्योर कम्युनिस्ट के भी विरुद्ध हूँ, यानी कि मैं इन दोनों विचारधाराओं से सहमत नहीं हूँ। लेकिन प्योर कम्युनिज्म देश में लागू हो जैसे चाइना में है, जी मैं उसके भी विरुद्ध हूँ। तानाशाही है। अगर इस देश में राम राज्य लाना है तो गांधी जी को उठा करके पढ़ा जाए, उनके बताए हुए मार्ग पर चला जाए। केजरीवाल जी का सब राज जनता का राज हो, जी जनता अपने अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार सरकार को लिख के भेजे, सरकार उसकी इच्छाओं को मद्देनजर रखकर योजनाएं बनाए, पैसा खर्च कर। ये मॉडल मुझे, गांधी जी का भी ये विचार था, जी दीनदयाल जी का भी ये विचार था। ये सबसे बेस्ट विचार है। इसमें कम्युनिज्म भी आ गया, सोशलिज्म आ गया। सोशलिज्म इसमें आ गया, और कैपिटलिज्म को हमने छुआ नहीं। कैपिटलिज्म भी, उसके बिना अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। इन्वेस्टर्स जहाँ उनको प्रॉफिट लगता है वो इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल करते रहिए आप। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट को उसी ढंग से करिए कि देश की 60% जनता वो भूखी नहीं सोए, चैन से 2 रोटी खा सके। ठीक उस जनता को ऐसे साथ लेके चलिए कि आपके पीछे चलने वाला आपके कंधे पर हाथ रखकर चल सके। ये नहीं हो कि आप चल रहे हैं और वो आपसे 1 किलोमीटर पीछे रहे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप प्रो कैपिटलिज्म और प्रो कम्युनिज्म दोनों के खिलाफ हैं, एक बीच का रास्ता हमें ढूंढना चाहिए, बीच का रास्ता नेशनल। ढूंढना चाहिए, ढूंढ के आगे बढ़ना। जी बिल्कुल सर। और उसी रास्ते से, हमारा देश को कृषि प्रधान देश है, जी ग्रामीण व्यवस्था है, आज की सोच उसको बहुत चोट पहुंचा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को, सरकारों को आगाह करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, करवद प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज जो फार्म हाउस कल्चर इस देश में आ गई, आज इस देश में बिल्डर्स लॉबी जिस ढंग से ज़मीनें खरीद के पूरे देश में महल खड़े हो रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें खड़ी हो, आने वाले समय में कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी। अब एनसीआर के नजदीक, किसी भी गांव के नज़दीक चले आए, ठीक धनाढ़ लोगों में, मैंने इसीलिए कैपिटलिज्म को कहा, मेरे पास पैसा है, फार्म हाउस खरीद लो, 1 एकड़ का, 4 एकड़ का, 5 एकड़, 10 एकड़ का। लोगों ने 100 एकड़ के फार्म हाउस बनानी है। हम उनके नाम नहीं ले रहा हूँ जिन्होंने बना रखे। वहाँ अपने लिए स्विमिंग पूल बन गया, 2 कमरे 3 कमरे का, जितना 10% कवरेज कर सकते हैं वो बन गया। बाकी ज़मीन पे बैडमिंटन का कोर्ट बना हुआ है, क्रिकेट के कोर्ट बने हुए हैं। खेती केले की नहीं होती, बाउंड्री वाल पर पेड़ लगा दिए, आम के, केले के, अमरूद के, संतरे के पेड़ लग गए, नींबू के पेड़ लग गए। जी डबल नुकसान है देश को। वो कृषि योग्य भूमि गेहूं पैदा नहीं कर पा रही, चना पैदा नहीं कर पा रही, दालें पैदा नहीं कर पा रही, और जिसने लिया है वो उस फार्म हाउस के नाम पर
अपनी इनकम को 2 नंबर की वाइट करता है, क्योंकि कृषि से इनकम जो है फ्री, जी जी वो इनकम दिखाता है मैंने खेती की, कृषि की। सर, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैलेंस हो जाए कि जिसको नहीं, ये फार्म हाउस पर फाउंडेशन होनी चाहिए। जी, मतलब कि कोई एक इंसान एक या दो ही खरीद सके। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई फार्म हाउस किसी का नहीं होना चाहिए। अच्छा। रहने के लिए मकान हो। जी, फार्म हाउस कल्चर किस लिए? मतलब क्रिकेट खेलने के लिए देश की सरकारों को स्टेडियम खड़े करिए, जी फुटबॉल स्टेडियम खड़े करिए, हॉकी स्टेडियम खड़े करिए, क्यों नहीं खड़े कर सकते? मैंने अपने यहाँ विधानसभा में 2 हॉकी के स्टेडियम बनाए जी और वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाया, महिला कॉलेज में, एक झिलमिल के स्कूल में। नहीं नहीं, बिल्कुल। ये सरकारें बना सकती हैं। वहाँ मेरा पर्सनल बन रहा है, मैं अपनी स्विमिंग पूल बन रहा हूँ, मैं अपने सैर सपाटे के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए वो बना रहा हूँ। और जिस दिन मूड करता हूँ शराब की पार्टियाँ चलती हैं, यार दोस्तों को इकट्ठा कर लेता हूँ। इस कल्चर से देश को क्या लाभ हो रहा है? तो आप ये कह रहे हैं कि ये कल्चर हमारे पास आया है बाहर से। ये बाहर से कल्चर आया है। ये हमारा देश कभी, हमारी भूमि कितनी है, हमारे पास भूमि है ही नहीं। आबादी हमारी चाइना से ऊपर जा रही है, हमारी जमीन चाइना से कई गुना कम है। जी यूपी, जितनी हमारी यूपी स्टेट उसकी आबादी है, उससे लगभग 60% आबादी इंग्लैंड की है, और ज़मीन हमारे से दोगुना है इंग्लैंड। हम कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे? इस बढ़ती हुई आबादी को भोजन की मांग के लिए हमको अभी से सोचना पड़ेगा। ये फार्म हाउस कल्चर पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। फार्म हाउस कल्चर के लिए कम्युनिज्म अपनाना पड़ेगा। हमें बहुत, वेरी स्ट्रॉन्ग हाँ, फील करता है। नहीं तो आने वाले आप 25 साल बाद देखेंगे, जी भारत वही आज़ादी से पहले और आज़ादी के 10 साल बाद वाला देश बन जाएगा। और आज के लिए जैसे बाकी डेवलप नेशंस भी तो हैं जो मतलब अपने देश में इतना नहीं करते हैं, बट बाहर से ले आते हैं जब उनके पास इतना आपको पैसा अगर होता करना भी है है। जी तो जहाँ कृषि नहीं होती पहाड़ों पे बनाओ ना फार्म हाउस, कौन मना कर सकता? जी मेरे घर के लिए नज़दीक चाहिए, 50 किलोमीटर पर मुझे फार्म हाउस, 20 किलोमीटर पर चाहिए। पहाड़ों पर जहाँ कृषि नहीं है वहाँ बनाइए ना जी, कौन मना कर सकता? बिल्कुल। आज की डेट में जितना फ्लावर मेरे देश में इंपोर्ट हुआ, कौन दोषी है उसके लिए? अरबों रुपए का फ्लावर डेली आता है, मिट्टी में मिलता है, मंदिरों की साज सज्जा में लगा हुआ है, शादियों की साज सज्जा में लगा हुआ है, पंडालों की। और इतना कॉस्टली फ्लावर आता है, पूछिए मत, क्यों नहीं बैन होता ये? बात तो सही है सर। नहीं, क्या आवश्यकता है मुझे फ्लावर की? क्या आवश्यकता है? मैं अपना पैसा दिखाना चाहता हूँ और मैंने नीले रंग के फ्लावर लगा रखे हैं, विदेशी फ्लावर लगे हुए हैं, जी क्या है ये? सर, मतलब जैसे मैं बता सकता हूँ कि हमारी जनरेशन में ये कि हम लोगों ने पिक्चरें देखना शुरू करा है बाहर की, थोड़ा सा समझ आया कि बाहर से कैसा होता है, तो यहाँ पे भी लोगों को करने का मन है क्योंकि थोड़ा सा लोगों के पास पैसा आ गया है। मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, आप कुछ देखिए, आप बहुत अच्छे ढंग से जी बाहर की कल्चर, यहाँ की कल्चर, जी बाहर के लोगों से जाके पूछ के तुम देखें एक बार कि वो उस कल्चर से कितना दुखी है। जो भारत की पारिवारिक व्यवस्था है, जी उस व्यवस्था को वो आज अपनाना चाहते हैं लेकिन अपना नहीं पा रहे। तो थोड़ा थोड़ा सा दिखता है भी अब। एक बार स्टडी करके देखे ना जी, जी जी बिल्कुल। वो दुखी है, वो परेशान है। थोड़ा सा भारी होगा ऐसा सर। नहीं है। ये चीज़ें, कई चीज़ें हमको इस पर विचार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जी सर। और सरकारों को सीधा हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में क्रांति लानी चाहिए। मैक्सिमम पैसा सरकार के बजट का यहाँ देना चाहिए।
जी सर। तो आपकी बात तो बहुत जगहों पे मेरे को सही लगी। थोड़ा सा जो आजकल का जो युवा जो पढ़ रहा है मतलब इन सब चीज़ों के बारे में, या फिर जैसे somebody like me who has like very much interest आपके दौर के समय में 1980s 70s 60s के टाइम पे इंडिया को जानने का, उसको आपकी सोच से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अभी के लिए मुझे लगता है कि बहुत भारी हो गया पॉडकास्ट, थोड़ा सा ईज अप करते हैं, है ना सर? आप नहीं, मैं एक चीज़ और कहना जी चाहता बिल्कुल। मैंने कई जगह बोला कि अनुपम जी, आपने यूथ की बात की। जी हमारा आज का यूथ हायर एजुकेशन के लिए कितना विदेशों में जा रहा है। जी यू विल बी सरप्राइज टू नो जितना मेरे देश का, स्टेट का नहीं बात कर रहा, एजुकेशन का बजट है, जी जितना केंद्र सरकार शिक्षा के लिए बजट रखती है, उससे ज़्यादा कहीं बजट हमारे देश की भी, जो हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, बहुत खर्च होती है। आज़ादी के 77 साल बाद भी मेरा बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, फिर हम कहते हैं विश्वगुरु नहीं बन पा रहे। कैसे बनेंगे? कौन चिंता करेगा इसकी गंभीर? अरे हमारे यहाँ हमारी कल्चर तो ये कहती थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में चाइना के लोग पढ़ने आते थे, बाहर के लोग पढ़ने आते थे, हमारी यूनिवर्सिटियाँ विश्व प्रसिद्ध थी। आज हम हमारे बच्चे भिखारियों की तरह बाहर पढ़े। मेरा बेटा आज से 20 साल पहले गया था, वहीं सेटल हो गया, वापस नहीं आया आज तक। तीज त्योहार में माँ आंसू बहा लेती है। क्यों नहीं आज हम ऐसी यूनिवर्सिटियाँ बना रहे देश के अंदर जो विदेशों को कम्पीट कर सके और हमारे बच्चे ना जाएं बाहर। किसी को शौक नहीं है बाहर जाने का। देश हित में सही मायने में ये विषय है। जी सर, ये तो काफ़ी क्लियर विषय है। तो ये विषय इतने क्लियर है कि जिन पर हम सब लोगों को, युवाओं को, देश की चिंता करने वालों को चिंतन करना पड़े। सर बहुत भारी भारी बातें हो गई आज के पॉडकास्ट में। अब आपसे बस एक आखिरी सवाल, ये आपके निजी जीवन के बारे में है और पॉलिटिक्स और जो भी आप कार्य करते हैं उन सब से अलग हैं। आप बस हमें ये बताइए कि श्री राम निवास जी क्या करते हैं अपने फ्री टाइम में? कोई कुछ किताबें पढ़ते हैं, मूवीज़ का शौक है, या फिर पोएम्स का है? किस चीज़ का शौक है आपको? देखिए, कुछ समय तो मैं अध्ययन करता हूँ, जी दूसरा मुझे ताश खेलने का बहुत शौक है। क्या बात है सर। हमारी मित्र मंडली, अब तो 10 साल में ताश बाहर जाके नहीं खेल पाया कभी, जी नहीं तो हर मंगलवार को जब विख्यात में रहते थे स्पीकर बनने से पहले, जी हमारे बाबूजी थे श्रीमान प्रेमचंद जी गोयल, हैं को बाबूजी कह के बोला करते थे, हमारे मुख्य ट्रस्टी थे, उनका ध्यान तो हो गया। वो हर मंगलवार को सुबह से लेकर शाम तक हम लोग उनके यहाँ बैठते थे ताश खिलाना। अब मैं पत्नी के साथ लगभग डेली खेलता हूँ। क्या बात है सर, क्वालिटी टाइम हो गया है तो। हाँ, घर पर जो रियलिटी है, जी पत्नी भी इंतजार करती है कि कब आएंगे, घंटा भर ताश खेलूंगी, जी इंटरटेनमेंट होगा, खेलते हैं। क्या बात है सर। और सर बचपन में सबसे टेस्टी क्या लगता खाने में आपको? क्योंकि आप जैसे कि पूरे दिल्ली में रहे हैं अपने पूरे जीवन में, दिल्ली का खाना वर्ल्ड फेमस है, ये तो आप मानते हैं ना? इसमें तो हम विश्व गुरु हैं। मेरी शुरुआत जो हरियाणा से हुई, जी मम्मी हमारी खीर बनाया करती थी, अच्छा। और वो खीर मीठी खीर नहीं बनती थी। जी आज भी हरियाणा में कहीं गांव में जाएंगे दूर दराज, ये प्रथा है। फीकी खीर बनती थी, उसके ऊपर शक्कर, गुड़ वाली शक्कर, उसके ऊपर बुरबुराई जाती थी और उसके ऊपर से घी डाला जाता था। वो शक्कर खाने में मज़ा आता था, वो खीर खाने में। और खीर बनती नहीं, मज़ा नहीं। सर मतलब सवाल तो बहुत सारे और भी आ गए, जो आप लगता है कि आज के लिए बहुत भारी हो गया है हमारा एपिसोड। नेक्स्ट टाइम जो दोबारा मिलेंगे, आई होप आपको हम इतने अच्छे लगे होंगे कि हम दोबारा आपसे मिल सकते हैं और दोबारा बातें कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा से एक बार चैनल का आभारी हूँ। अरे सर हम आभारी हैं आपके। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछे। मैं चाहता था पॉलिटिक्स पर कुछ और तीखे क्वेश्चन होते मुझसे तो मुझे और बेहतर लगता। जी सर बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपने केवल पॉजिटिव क्वेश्चन पूछे, कुछ नेगेटिव क्रॉस भी करते हैं, जी जी मुझे बहुत बेहतर लगता। जी सर वो फिर तो भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े सॉलिड, बड़े
मजे हुए, बड़े अच्छे एंकर के नाते से आपने विषय रखा है। एक बार पुनः सभी दर्शकों का, चैनल की पूरी टीम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। तो ये थी हमारी कॉन्वर्जेशन विद दिल्लीज मोस्ट लव एंड ऑनरेबल स्पीकर ऑफ विधानसभा श्री राम निवास गोयल जी। हमने बहुत सारी बातें करी पॉलिटिक्स के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में कि उनकी सोच क्या है, सर की सोच क्या है, और देश को किन किन विषयों पे बात करनी चाहिए अपने कॉलेज में, स्कूल में, अपनी 12वीं की कक्षा में, या फिर आप जब कॉलेज में उस बारे में। और जब हम बाहर जा रहे होते हैं तो अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि क्या ज़रूरी है जाना, या फिर अभी हम सिर्फ इसलिए जा रहे हैं बिकॉज हमें वो कल्चर पसंद है। ये सारे सवाल सर ने पूछे। नेक्स्ट टाइम वी होप सर हमें दोबारा बुलाएं और हम सर से तब कुछ तीखे पॉलिटिक्स पे सवाल पूछ सकें। बिल्कुल, जी, आपका स्वागत है, यू आर इनवाइटेड, मोस्ट वेलकम। thank you so much, sir. This was your host Abhinav Kumar, and this is Anjana Podcast. Subscribe to us so that we can bring you more and more conversation with these famous and great personalities. Thank you so much.